हेलो एवरीवन, वेलकम टू द PYQ सीरीज ऑफ 2026, जहाँ पर हम तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड के सारे बोर्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तुम्हारे मैथ्स के हर एक चैप्टर के लिए 2020 से लेके 2025 तक टोटल 6 साल के सारे बोर्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, वो सब कुछ हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल लॉजिक का वीडियो डाल दिया था, आज ये मैट्रिसेस का वीडियो है। और मैं वापस से तुम लोगों को बता दूं कि 2020 से लेके 2024 तक का जो PYQ है वो ऑलरेडी हमने पहले ही बना दिया था। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे तुम लोगों को 2025 का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, सिर्फ 2020 से लेके 2024 तक का होगा। एकदम एंडिंग में, जैसे ही 2020 से 2024 वाला पार्ट खत्म होता है, एकदम एंड में मैंने यहाँ पर एडिशन किया है 2025 के क्वेश्चंस को। 2025 में 2 पेपर हुए हैं, एक फैब में हुआ है और एक जुलाई में। इन दोनों पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर एंडिंग में सॉल्व करवाए हैं इस 2020 से 2024 का खत्म होने के बाद। और PYQ सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम पूरा चैप्टर भी पढ़ लोगे फिर भी देयर इज़ नो गारंटी कि तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जामिनेशन में, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ PYQ सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर के पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2020 से लेके 2024 तक के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस मैट्रिसेस से पूछे गए वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। और ये हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज, मतलब हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे कि पहले हमने 2020 सॉल्व किया फिर 2021 फिर 2022, नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे तो तुम खुद भी कर ही सकते हो। मैंने क्या किया है, 5 साल का पेपर उठाया और जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। इससे बेनिफिट ये होगा तुम्हें कि तुम्हें समझ में आएगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तुम बेटर क्लैरिटी ले पाओगे कि एग्जैक्ट किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, किस चीज़ को कम टाइम देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैंने हर क्वेश्चन में ऊपर यहाँ पे तुम देख सकते हो लिख दिया है कि ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर ये किस साल में पूछा गया था और कौन से महीने में पूछा गया था। जनरली पेपर 2 बार होते हैं, एक बार मार्च में होता है और एक बार जुलाई में होता है। तो मार्च 2022, जुलाई 2022 ऐसे तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं हर बार उसको रीड करके नहीं सुनाऊंगा, तुम खुद भी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इट इज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और पहला क्वेश्चन पूछा गया था इससे कि इफ़ A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें बताया जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर हमें बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू बतानी है हमें। और यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। एक नया पेज ले लेता हूँ मैं और तुम्हें बताता हूँ कि व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, अगर मान लो मैट्रिक्स A है और इस मैट्रिक्स का जब मैंने डिटर्मिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू आ गई 0, तब हम उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था कि ये मैट्रिक्स ऑलरेडी सिंगुलर है। इसका मतलब कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो लिखते हैं ज़रा 2 3 A 6। इस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 3 A और 6। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2B आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये B नहीं है, ये 6। ठीक है, तो 2 6 are 12, A इंटू 3A इज इक्वल्स टू 12। अगर मैं -3A को वहाँ पर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके +3A। 3 को यहाँ पर ले लूँ, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा A इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 3 4 are 12, तो A इज इक्वल्स टू 4। वैल्यू मिल गई A की, बस इसी को वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है 4 दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर D इज़ आवर आंसर। समझ में आया, आसान था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बहुत जल्दी हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे दिए, इज डैश। बस मैट्रिक्स दिया और बोला है डैश। अब डैश में क्या, ब्लैंक में क्या लिखना है। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि वो आइडेंटिटी है, नल है, स्केलर है, फिर कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, 0 है।
तो कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन यार यहाँ पर ऑप्शन में डायगोनल मैट्रिक्स तो दिया ही हुआ नहीं है, फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि डायगोनल में जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों की वैल्यू क्या है, 8 8 8, तीनों वैल्यू सेम है। अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होती है तो उसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। और अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो मुझे पता चलता है ऑप्शन नंबर बी में स्केलर मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका भी आंसर मिल गया, 1 मार्क्स का एमसीक्यू, बहुत सिंपल क्वेश्चन। टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलते अगले टॉपिक के ऊपर, और अगला टॉपिक है हमारा, ये तो हो गया, हमने रफ वर्क किया था। अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब हमें क्या करना है, अलजेब्रा में हमने पढ़ा था कि कैसे दो अलग अलग मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई एक नंबर मिलेगा तो उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने ये सीखा था दो मैट्रिक्स एक दूसरे से कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सबको एक साथ मिलाकर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और हमें नीचे की इक्वेशन लिख कर दे दिया है। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, ये जो इक्वेशन दिया इसको कॉपी पेस्ट कर लो। क्या लिखा है, 1, पहले -1 है, 1 है, फिर 4 है, बीच में जो कॉमा है ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, मैट्रिक्स ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे हमें दिया हुआ है 2, फिर एक मैट्रिक्स 5 5 6 6 -1 2, फिर उसके बाद +3, और यहाँ पर क्या लिखा है 3 4 4 1 1 -1, ये हो गया, इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स में एक्स और वाई लिखती है। हमें सिर्फ इसको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते जाना और हमें एक्स और वाई की वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ पर ना ये देखो ये नंबर है, अब कोई भी नंबर जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर नंबर है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अभी सिर्फ इतना ही दिख रहा है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो एक काम करते हैं, ये -1 1 4 एज इट इज़, और यहाँ पर 2 जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12, 2 1 2 और 2 2 4, खत्म हो गया हमारा काम। 3 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3 और 3 1 3, सिंपल। और उस साइड में एक मैट्रिक्स में एक्स और वाई है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यार ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों के बीच में प्लस लगा है तो मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ। तो चलो फटाफट इन दोनों को ऐड कर देते हैं फिर। तो ये -1 1 4 ऐसे ही रहेगा। अब मैं ये जो करली ब्रेसेस है ना इसको हटा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अब दोनों एक ही हो जाएंगे, एक सिंगल टर्म के लिए क्यों ब्रैकेट बनाना है। तो चलो इन दोनों को ऐड कैसे किया जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। मतलब कि 10 किस में ऐड हो जाएगा, 9 में, 10 + 9 19, 10 + 12 22, 12 + 12 24, 12 + 3 15, -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, 4 और -3 कितना हो जाएगा 1। सिंपल, दोनों मैट्रिक्स ऐड हो गए, आगे हमारा आंसर। और उस साइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई एक मैट्रिक्स के अंदर। परफेक्ट। अब आते हैं हम लोग अपने फाइनल स्टेप के ऊपर। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, अरे मल्टीप्लाई करना, विच इज़ वेरी सिंपल। हमने सीखा है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, और हम लोग लाइन्स आंसर लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, ये रो पहले इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 19, हमें नहीं पता कि मैट्रिक्स कैसा बनने वाला है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते, बाद में देखते हैं। ये रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 19 मल्टीप्लाई हुआ, -19 आ गया। 1 × 24, 24 आ गया, 4 1 4 आ गया, काम खत्म। लेकिन ये रो अब इस कॉलम में भी तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 22, 22 आ गया, 1 × 15, 15 आ गया, और 4 1 4 आ गया, सिंपल है। अब ये रो आगे किसी कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और नीचे कोई दूसरा रो बचा ही नहीं है हमारे पास। अगर होता तो उस रो को जब हम मल्टीप्लाई करते तो अगले लाइन में आंसर लिखते, पर ऐसा नहीं है, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और उस साइड में क्या है, एक्स और वाई है। अब इसको ज़रा करते हैं सॉल्व। 24 + 4 कितना हो जाएगा, 28, और 28 में से 19 माइनस करो, बताओ कितना आ जाएगा। 28 में से 10 निकाला तो 18 बचा, 18 में से 9 निकाला तो 9 बचा, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पर 15 + 4 19 हो जाएगा, 19 - 22 वुड बी -3,
इज इक्वल्स टू वहाँ पे क्या दिया x और y, और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, या फिर मैं बोलूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। तो जब हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 9 के, और y किसके इक्वल हो जाएगा -3 के। मैं फटाफट बोलने के चक्कर में कुछ ना कुछ उल्टा ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो जितना छोटा बनेगा तुम्हारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा, इसलिए चलो समझ में आया तुम लोगों को कैसे सॉल्व करना था। अब यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मार्च 2022 में पूछा गया था, सेम टॉपिक का क्वेश्चन है, और देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन दिख भी रहा है, इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहले तो कॉपी पेस्ट कर लो। क्या लिखा हुआ है, एक करली ब्रेस है, उसमें 5 है, मैट्रिक्स के अंदर क्या दिया है 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। आगे क्या लिखा है माइनस, फिर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 -2 1 और 3, सिंपल। फिर करली ब्रेस क्लोज किया, यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स बनाया है जिसमें लिखा है 2 1, और उस साइड में दिया हुआ है x + 1 y - 1 और 3 z, सिंपल है। सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये जो 5 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ है नहीं अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो पहले सिर्फ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बचे हुए को एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, सिंपल। यहाँ पे सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो 2 1 3 -2 1 और 3, ये करली ब्रेस। यहाँ पे क्या है 2 है और 1 है, ठीक है, और इस साइड में जो है वो लिख दो x + 1 y - 1 और 3 z। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यार मेरे पास दो मैट्राइसेस हैं, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो चलो फटाफट सब्ट्रैक्ट करके आंसर हम लोग लिख देते हैं। तो 0 - 2 आ जाएगा, 5 - 1 4 आ जाएगा, 5 - 3 2, 0 - -2, देखो 0 - -2, तो 0 माइनस प्लस हो जाता है 2, 0 का मतलब नहीं है तो 2 बचेगा, आंसर कितना आ जाएगा 2, सिंपल। 5 - 1 4 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, हो गया हमारा काम। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है कौन सा 2 1, तो लिख दिया हमने 2 1, और उस साइड में क्या है x + 1 y - 1 और 3 z, सिंपल है, आसान। अब दो मैट्रिक्स बचे और दोनों के बीच में क्या है इनटू है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही रो बाय कॉलम, और अभी पता नहीं कि कैसा बनेगा, इसलिए पहले लिखना चालू करते हैं। ये रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस है ना इसलिए -4, 4 1 ज़ा 4, हो गया काम। फिर ये रो आगे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होता, पर आगे कोई कॉलम ही नहीं है, तो काम खत्म उसका। अगले रो पे आएंगे, आंसर भी अगले रो में लिखेंगे, तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सिंपल। फिर अगला रो इस कॉलम में, तो 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, सिंपल हो गया। मल्टीप्लिकेशन खत्म, उस साइड क्या है x + 1 y - 1 3 z, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 0 6 और ये कितना हो जाएगा 10, और उस साइड में क्या है x + 1 y - 1 और 3 z। अब लिखो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो x + 1 = 0, +1 को वहाँ पे भेजा, x की वैल्यू मिल गई -1, खत्म, इजी था, आसान था। y के लिए देखते हैं, y - 1 = 6, -1 को वहाँ पे भेज दो, क्या हो जाएगा +1 और कितना आ जाएगा आंसर 7, इजी है, आसान है। लास्ट में क्या दिया 3z = 10, 3z = 10, 3 मल्टीप्लाई और उधर पे भेज दो, क्या हो जाएगा डिवाइड बाय, तो डिवाइड में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो काटो पॉइंट में लिखो, पर नो नीड, उतना छोड़ दोगे तो भी चलेगा। समझ में आया तुम लोगों को, हमें तीनों आंसर मिल चुका और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, पिछला वाला भी ये वाला भी। बस एक नंबर होता है, उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होता है, फिर दो मैट्रिक्स या तो प्लस हो रहे होते हैं या तो माइनस हो रहे होते हैं, वो करना होता है, फिर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, वो करना होता है, और फाइनली कंपेयर करके आंसर निकाल लो, आसान है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चंस पूछे गए सेम टॉपिक से, सेम तरीके के, अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया, फाइंड x एंड y। देखो क्या दिया इक्वेशन में,
लिखा है 4, फिर एक मैट्रिक्स है 2 -1 3 1 0 2, फिर माइनस करके एक और मैट्रिक्स है 3 2 -3 1 4 1, और फिर एक अलग से मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 और 1, और उस साइड दिया है x और y। परफेक्ट, करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। पहले तो वही सेम काम, देखो दिख रहा है नंबर 4, ये क्या हो जाएगा, अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। सिंपल है। फिर यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, तो 3 2 -3 1 4 और 1, और ये इसको भी कॉपी पेस्ट ही करेंगे, इसके साथ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उस साइड क्या है, x और y। इतना समझ में आया, सिंपल था। अब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं, ये भी है और ये भी है, दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों को, चलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 -3 5 बचेगा, -4 -3, ध्यान से देखो ये -4 है और ये -3 है, और हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अब ये -4 तो ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, ऐसे अगर टर्म्स आते हैं और तुम कंफ्यूज हो जाते हो तो अलग से साइड में ऐसे रफ वर्क कर लेने का, इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गलत मत लिखना। डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करने जाओगे और गलत हो जाएगा, उससे बेटर है साइड में रफ में कर लो और फिर लिखो आंसर। ठीक है, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8 4 - 2 2 0 -1 -1 8 -1 7। परफेक्ट, खत्म हो गया, ये वो वाला मैट्रिक्स बच गया। 2 -1 और 1, और उस साइड में क्या है, x और y। अब हमें फाइनली वही स्टेप आ गया कि दो मैट्रिक्स है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बीच में कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन। तो चलो देखते हैं, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10 -1 × -1 +1 8 1 ज़ा 8, खत्म हो गया। अब ये रो आगे कॉलम से मल्टीप्लाई होता, पर आगे कॉलम ही नहीं है, तो अगला रो आ गया और हम लोग भी आंसर अब अगले रो में लिखेंगे। तो अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 -1 × -1 +1 7 1 ज़ा 7। सिंपल, इधर का हो गया, और उस साइड क्या है, x और y। देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 11 + 1 12, x और y। और अब हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग लिखोगे तो भी चलता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 19 और y की वैल्यू आ गई 12। इजी था, आसान था। एक सेकंड रुको, फ़ोन कर देते हैं हम साइलेंट पे। ठीक है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है, पर टॉपिक सेम है, याद रखना, वही सेम टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। तो इसमें क्या दिया है, हमें लिखा है कि एक मैट्रिक्स है A और फिर आगे बोला प्रूव डेट, कुछ प्रूव करने को दिया है। क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये प्रूव करना है। अच्छा, इसको कैसे प्रूव करेंगे, कोई भी प्रूव डेट का क्वेश्चन आया तो LHS निकालो, RHS निकालो, दोनों सेम आ गए, प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं LHS, क्या दिया हुआ है, a² - 5a + 7i, लिख दिया मैंने। मुझे दिख रहा है यहाँ पर लिखा है a²। कभी भी मैट्रिक्स का जब स्क्वायर निकालना हो तो नॉर्मली नहीं निकालते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ये 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ऐसे नहीं कर सकते। मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, मान लो a का स्क्वायर निकालना है तो a × a, b का स्क्वायर निकालना है तो b × b। तो यहाँ पर a का स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको लिख दूँ a × a, ऐसा लिखा जाएगा। ये तो एज इट इज़ रहेगा -5a और ये भी एज इट इज़ रहेगा 7a। अब वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 डॉट, फिर से एक बार a लिखेंगे तो 3 1 -1 2, सिंपल। फिर -5 और a की वैल्यू वही आ जाएगी ना, 3 1 -1 और 2 प्लस 7i, तो 7 तो एज इट इज़ रहेगा। i की वैल्यू क्या है, i मतलब क्या होता है सर जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगा
जिसके डायगोनल में 1 होगा और बाकी जो भी बच गए वो क्या होंगे, 0 होंगे। इसे कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, तो ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। अगर सारे मैट्रिसेस 3/3 के होते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे आती, डायगोनल में 1 और बाकी सारे 0, ऐसे लिखते तुम लोग, ठीक है। तो आई होप तुम लोग आई के बारे में तो समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 मैट्रिक्स है और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। कैसे होगा, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, तो रो बाय कॉलम, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस है ना इसलिए -1 हो गया। फिर रो और अगला कॉलम, तो 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 हो गया। फिर ये रो, अगला कोई कॉलम ही नहीं है, तो हम लोग अगले रो पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी अगले रो पर आ जाएंगे। तो रो बाय कॉलम, 1 3 ज़ा 3, लेकिन माइनस है ना तो -3, 2 इंटू -1 -2, सिंपल। फिर ये रो, अगला कॉलम, -1 1 ज़ा -1, 2 2 ज़ा 4 हो गया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखते हैं 5 है, अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। 7 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0 और 7 1 ज़ा 7। आसान था। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 9 - 1 8 होता है, 3 + 2 5 होता है, यहाँ पे -5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसको तो कॉपी पेस्ट कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे लिख दो 15 5 -5 और ये 10 प्लस 7 0 और 0 7। अब यहाँ पर देखते हैं 3 मैट्रिक्स है, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में एडिशन है, माइनस और प्लस है। तो सबसे पहला काम हम लोग माइनस करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, ऐसा एक इक्वेशन दिखा, 2 मैट्रिक्स के बीच में माइनस दिख रहा है, 2 मैट्रिक्स के बीच में प्लस दिख रहा है, ऑलवेज गो विद द सब्ट्रैक्शन फर्स्ट, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो पहले माइनस कर लेते हैं दोनों को। तो 8 - 15 -7, 5 - 5 0, -5 -5, देखो -5 है, यहाँ पर भी -5 है, और हम दोनों को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो -5 वाला तो ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, दोनों कट के कितने आ जाएंगे, 0। तो यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है, 0। 3 - 10 कितना हो जाएगा, -7, प्लस वहाँ पे बच गया वो वाला मैट्रिक्स 7 7 0 0। अब फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है ये दोनों मैट्रिक्स प्लस होने वाले हैं, तो -7 + 7 0 0 0 0 0 0 0, -7 + 7 0, सारे के सारे वैल्यूज़ क्या आ गए, 0 आ गए। अब ज़रा ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या चाहिए था। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था हमें, ओ, क्या लिखा हुआ है, वो ओ है, वो 0 नहीं लिखा है, वो ओ लिखा है। और यहाँ पर बताया भी है कि ओ इज़ अ 0 मैट्रिक्स, ओ क्या है, एक 0 मैट्रिक्स है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे भी एक मैट्रिक्स आया है जिसमें सारे वैल्यू 0 है, इसी को 0 मैट्रिक्स बोला जाता है। तो हम लोग लिख देंगे O = RHS, हेंस प्रूफ्ड। प्रूफ करने को दिया था, हमने प्रूफ कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया, फुल मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। समझा तुम लोगों को? आसान है, इतने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ मिलता जुलता है, देखो क्या दिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इफ़ A + B का होल स्क्वायर = दिस। अब देखो बोला है इफ़ मतलब जो भी इफ़ के आगे लिखा होगा वो गिवन कंडीशन होती है, तो ये हमारी गिवन कंडीशन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ A एंड B, छोटा a और छोटे b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये हमारा है गिवन कंडीशन। तो चलो देखते हैं, पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन क्या दी गई है, लिखा है A + B का होल स्क्वायर = A² + B²। अब देखो हमें इस कंडीशन से अगर स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। a दिया है, a मैट्रिक्स की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो। b दिया है, b मैट्रिक्स की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो। और ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करेंगे। फिर जो होते चला जाएगा वो सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एट द एंड जाके हमें कुछ ऐसा दो अलग अलग मैट्रिक्स मिलेंगे, इक्वल टू रहेगा, कंपेयर करेंगे, a की b की वैल्यू निकल जाएगी। बेसिक
जो सेंस होता है वो तो यही बोलता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर अगर हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर भी दें तो होल स्क्वायर जब मैं करूँगा तो तुम्हें नहीं लग रहा चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। दो मैट्रिक्स को प्लस किया, ऑलरेडी प्लस करते टाइम यहाँ पर 2 + a 2 + b आएगा, मतलब गंदे गंदे टर्म्स आएंगे, उसका स्क्वायर करोगे कितना गंदा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो एक दूसरा तरीका क्या है मालूम है कि पहले हम लोग ये जो गिवन कंडीशन है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और जब ये छोटा और आसान बन जाएगा तब वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है a + b का होल स्क्वायर। मैंने बोला था मैट्रिक्स में a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a × a, b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, b × b। तो वैसे ही a + b का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a + b × a + b। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ a + b होल स्क्वायर को कैसे, a + b × a + b। a स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, a × a। b स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, b × b। एक्चुअली यहाँ पे रहने दो, इसको भी कर सकते हैं पर अभी ज़रूरत नहीं है ना, तो उसको एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ब्रैकेट ओपन करते टाइम, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a जब b में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a × b। सिंपल। अब दूसरा वाला टर्म b इससे भी मल्टीप्लाई होगा, b इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो b जब a में मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान रखना b a में मल्टीप्लाई हो रहा है तो b × a, और b जब b में जाएगा तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। हमेशा याद रखना a × b अलग होता है, b × a अलग होता है। तो जब a को b से किया तो a × b लिखो, b को a से किया तो b × a लिखो। ठीक है, एज इट इज़ लिखो। और b × b b स्क्वायर हो गया, उस साइड क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कभी भी अगर इक्वल टू के दोनों साइड सेम टर्म्स आते हैं तो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ पे बचा a × b प्लस b × a, और उस साइड में दोनों कैंसल आउट हो चुके हैं, मतलब कि 0 बच रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एक टर्म उठा के वहाँ पे भेज देता हूँ। तो a × b को यहीं पे रहने दिया, और जो b × a को वहाँ पर भेजा, यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ पे जाके क्या हो गया, -ba। एंड नाउ दिस इज आर सिंप्लीफाइड कंडीशन। अब ये सिंप्लीफाइड कंडीशन, अब यहाँ पर a और b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर बहुत ईजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो पुट करते फटाफट। तो लिखते हैं a की वैल्यू क्या है, देखो लिया है यहाँ पे 1 2 -1 -2। b की वैल्यू क्या है, 2a - 1b इज इक्वल्स टू माइनस b किधर पे रहा, 2a - 1b, और फिर a की वैल्यू, a क्या है 1 2 -1 -2। अब बस इसे सॉल्व करना है और हमारा काम हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने तो हमें आता ही है, वही करते हैं, रो बाय कॉलम। तो 1 2 ज़ा 2, 2 × -1 -2, सिंपल। फिर ये रो इस कॉलम में 1 × a आएगा, 2 × b 2b आ जाएगा। फिर ये रो इस कॉलम में, तो 1 2 ज़ा 2, माइनस है ना इसलिए -2, -2 × -1 +2। फिर ये रो इस कॉलम में, तो 1 × a रहेगा, बस माइनस है तो -a, ये भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2b। सिंपल था। उस साइड देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस लिखा हुआ है बाहर, अंदर ये रो ये कॉलम में, तो 2 × 1 2, a × -1 -a। फिर ये रो ये कॉलम, 2 2 ज़ा 4, और a × -2 -2a। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 ज़ा -1, b × -1 -b। फिर ये -1 × 2 -2, b × -2 -2b। हो गया हमारा काम। अब ज़रा देखते हैं, जो भी सॉल्व हो रहा है कर दो। 2 - 2 0, -2 + 2 0, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज़ देखो, बाहर माइनस है ना, तो माइनस अंदर जाएगा और सबका साइन चेंज हो जाएगा। जो भी माइनस वाले अंदर प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस अंदर गया, ये 2 - a, अब क्या बन गया, a - 2।
4 माइनस 2a क्या बन गया 2a माइनस 4, माइनस 1 माइनस b क्या बन गया 1 प्लस b, और 2 माइनस 2b दोनों माइनस माइनस थे, दोनों प्लस प्लस हो गए। सिंपल है, आसान है। अगर स्टेप तुम्हें नहीं समझा ना तो एक चीज समझो, ये 2 माइनस a था, जैसे ही माइनस अंदर आया दोनों का सिंबल चेंज हो गया, तो ये माइनस a जो था अब ये बन गया प्लस a, इसलिए मैंने उसको स्टार्टिंग में लिख दिया। और ये प्लस 2 जो था, देखो ना इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, ये प्लस था, तो प्लस 2 जो था बन गया माइनस 2, तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया यहाँ पर, और इसीलिए वो ऐसा आ गया a माइनस 2। ऐसे सारे हुए हैं, ठीक है। चलो तो अब हम करेंगे कंपेयर और हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कैसे कंपेयर करना मालूम है? सबसे सिंपल तरीका ढूंढो कंपेयर करने के लिए। अगर मुझे सबसे सिंपल तरीका ढूंढना है तो मुझे पता चल जाएगा, इसको इससे कंपेयर कर देता हूँ, इसको इससे कंपेयर कर देता हूँ, तुरंत वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2 को वहाँ पर भेज दो, प्लस 2 मिल गई a की वैल्यू, यहाँ पर 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो 1 को वहाँ पर भेज दो, माइनस 1, लो मिल गई b की भी वैल्यू। आसान था, सिंपल था, ठीक है। अगर तुम कंपेयर करना चाहते तुम इसको भी कर सकते थे, देखो ना ये इससे कंपेयर हो जाता लेकिन तुम्हारा आंसर नहीं आता, बहुत गंदा कैलकुलेशन हो जाता। ये इससे कंपेयर हो जाता, फिर अगेन तुम लोग बहुत गंदे कैलकुलेशन में फंस जाते। सबसे आसान दिख रहा था ये, और ये कंपेयर किया, वैल्यू तुरंत का तुरंत हमें मिल गया। आसान था ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और बस वो टॉपिक खत्म। इतने क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, इतने ही क्या, जितने पेपर आए सब में ऑलमोस्ट एक ना एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आया था, इसीलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना हो टॉपिक। अगला टॉपिक है ट्रांसपोज। इससे सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछा गया है आज तक पिछले 5 साल के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें दे दिया ए मैट्रिक्स, हमें दे दिया बी मैट्रिक्स, और फाइंड करने बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने बोल रहे हैं। तो लिखते हैं क्या फाइंड करना है, टू फाइंड ए का ट्रांसपोज प्लस 4 बी का ट्रांसपोज, ऐसा दिया। ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है मालूम है? सारे रो जो होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं, इसको ट्रांसपोज बोला जाता है। या फिर मैं बोलूँ कि सारे कॉलम रो बन जाते हैं, एक ही चीज़ है, रो को कॉलम बना दो या फिर कॉलम को रो बना दो। तो ए का ट्रांसपोज मतलब ए ये रहा, अब इसका ट्रांसपोज करने का मतलब ये जो रो था अब एक कॉलम बन जाएगा। तो 7 3 0, ये लो रो था अब कॉलम बन गया। ये 0 4 माइनस 2, अब ये कॉलम बन गया। ये हो गया ए का ट्रांसपोज, प्लस 4 और बी का ट्रांसपोज। 4 के बाद क्या है, बी का ट्रांसपोज। तो बी में ये रो था, अब ये बन गया कॉलम 0 माइनस 2 3। ये रो था, अब ये बन गया कॉलम 2 1 माइनस 4। सिंपल है, आसान है। अब बस ये जो आ गया इसको सॉल्व कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा, जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और यहाँ पर ये जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 0 3 4 0 माइनस 2 प्लस 4 सबसे मल्टीप्लाई, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अब ये दो मैट्रिसेस दिख रहे हैं हमें, ऐड कर दो दोनों को एक दूसरे के साथ। तो 7 प्लस 0 7, 0 प्लस 8 8, 3 प्लस माइनस 8 माइनस 5, 4 प्लस 4 8, 0 प्लस 12 12, माइनस 2 प्लस माइनस 16। देखो माइनस 2 प्लस माइनस 16, तो माइनस 2 तो ठीक है, प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस 18। सिंपल है, क्वेश्चन खत्म। इतना ही था, 2 लाइन का आंसर था। एक लाइन में वैल्यू पुट की, ट्रांसपोज करके, दूसरे लाइन में दोनों को ऐड करके डायरेक्ट आंसर आ गया। अगले टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो इन्वर्स से ही पूछे जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला तो हमने देखा वो पूछा ही जाता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें, अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के 2 तरीके, 2 मेथड्स हैं। एक जिसे हम बोलते हैं एडजॉइंट मेथड, और एक क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के क्वेश्चन अभी तक पिछले 5 साल में तो नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन एडजॉइंट मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स नहीं निकालना है। देखो इनवर्स निकालने का जो पूरा का पूरा मेथड है वो बहुत बड़ा है,
और उस मेथड के अंदर हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है पहले और फिर इन्वर्स आता है। लेकिन इसने बोला कि सिर्फ एडजॉइंट निकालो, इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ एडजॉइंट निकालेंगे, उसका प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना होता है मालूम है, मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स का कोई नाम नहीं लिखा है तो हम उसको नाम दे देते हैं। हम लिखते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू क्या है 1 -2 -2 -1 3 0 2 5 और -1। मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए। अब क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है माइनर्स को निकालो। क्या निकालोगे पहले स्टेप में, माइनर्स को लिखते कैसे, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और ये जितने टर्म्स है ना यहाँ पे, जितने एलिमेंट्स हैं, सबके लिए एक एक माइनर निकलता है। तो कैसे निकलेगा माइनर, इसका M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, समझे। ये 1 1 1 2 तुम्हें नहीं समझता तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए इसको 1 1 बोलते हैं। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, इसलिए इसको 1 2 बोलते हैं। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में तो 1 3 बोलते हैं। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, इसलिए 2 1 बोलते हैं, समझा। इस तरीके से 1 1 1 2 बोला जाता है। तो हमें निकालना है M11 M12 M13 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3। तो हमें निकालना है M21, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, M22 M23, और हमें निकालना है M31 M32 और M33, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, हाँ परफेक्ट। तो देखो बहुत आसान सा प्रोसेस है। मान लो मुझे निकालना है पहले M11, तो किसके लिए निकलेगा, इसके लिए। तो करना क्या मालूम है, सिंपली ये जो एलिमेंट है इसका पूरा कॉलम हटा दो, इसका पूरा रो हटा दो, और बचे हुए को एक डिटर्मिनेंट में लिख दो। कितना बचा, 3 5 0 -1, और इसको सॉल्व करो। 3 1 सा 3, माइनस है ना तो -3 आ जाएगा, बीच में माइनस आता है, 0 5 सा 0, तो -3 -0 करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 बचेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनर। ऐसे अब M12 निकालना है, तो M12 मतलब किसके लिए निकालेंगे, इसके लिए। तो ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो हटा दो, -2 -2 5 -1 -2 5 और -1, सॉल्व करो इसको। -2 1 जा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, बीच में -2 5 जा 10 होता है, और माइनस है तो क्या आ जाएगा, -10। तो देखो 2 माइनस माइनस प्लस 10, तो 2 + 10 कितना हो जाएगा, 12। ईजी था, ऐसे निकाला जाता है। अब हम 13 के लिए देखते हैं। तो 13 मतलब इसके लिए निकालेंगे, तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, -2 3 -2 0 -2 3 -2 और 0। तो देखो 2 0 ज़ा 0, बीच में माइनस, 3 2 ज़ा 6, लेकिन माइनस है ना तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस, 0 + 6 कितना हो जाएगा, 6। सिंपल है। M21 के लिए निकालते हैं। 21 मतलब ये रहा, तो ये गायब और ये गायब, -1 2 0 -1 -1 2 0 और -1, सॉल्व करो। 1 1 ज़ा 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ गया। 2 0 ज़ा 0, 1 में से 0 हो गया तो 1 ही बचा, सिंपल। M22 के लिए निकालते हैं। तो 22 मतलब कौन सा हो गया, ये हो गया, तो ये गायब, ये गायब। 1 2 -2 -1 क्या आया, 1 2 -2 और -1, ये बचा ना, 1 2 -2 -1 हमने लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 होता है लेकिन माइनस है, इसलिए -1, फिर बीच में माइनस, 2 2 ज़ा 4 होता है लेकिन ये माइनस है, इसलिए क्या आ जाएगा, -4। अब इसको सॉल्व करते ज़रा ध्यान से देखो, -1 है, -4 और बीच में भी क्या है, माइनस है। ये -1 तो एज इट इज रह जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 4 तो 4 ही रहेगा, तो -1 + 4 कितना आ जाएगा, 3। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आने वाला है, 3। इजी है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब है M23, तो 23 की तरह ये रहा, तो ये गायब कर दो, ये गायब कर दो, 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 और 0, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 0 ज़ा 0, बीच में माइनस, 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो +2 ही आएगा, और 0 -2 इज -2, सिंपल है। M31 निकालते हैं अभी, तो 31 किधर है, ये रहा, तो ये गायब, ये गायब, -1 2 3 5, तो ये आ गया
-1 2 3 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -5, फिर बीच में -3 2 ज़ा 6, -5 और -6 कितना आ गया -11। ईजी था। अब लास्ट निकालना है, लास्ट नहीं अभी 2 बाकी है, 3 2। तो 3 2 के लिए क्या करेंगे, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, 1 - 2 2 5। तो यहाँ पर आ रहा है 1 - 2 2 और 5। अब इसको देख करके देखते हैं मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 5 ज़ा 5, बीच में -2 2 ज़ा 4 होता है, लेकिन माइनस है ना तो क्या आ जाएगा -4। अब देखो 5 है, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 कितना आ जाएगा 9। इजी है, आसान है। और लास्ट हम लोग निकालेंगे ये वाला, तो ये गायब, ये गायब, 1 - 1 - 2 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 - 2 और 3। तो 3 1 ज़ा 3, बीच में माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 ज़ा 2 ही आएगा, 3 - 2 क्या तो 1 आएगा। सिंपल था, आसान था। हमारे सारे के सारे माइनर्स निकल चुके हैं। 9 एलिमेंट्स थे और सबके लिए एक एक माइनर, यानी टोटल 9 माइनर हमने निकाला। सेकेंड स्टेप आता है, हमें निकालना है कोफैक्टर। सेकेंड स्टेप में क्या निकालना है हमें, कोफैक्टर्स, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसको किससे डिनोट करते थे, कैपिटल एम से। तो अब देखो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान होता है, यहीं पर सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। जिस लाइन में तुमने माइनर निकाला है ना, उसी लाइन में तुम्हें जस्ट उसके बाजू में कोफैक्टर भी निकाल कर लिख देना है। तो जैसे ये माइनर निकाला M11, तो इसके बाजू में आ जाएगा कोफैक्टर A11। और पता है कैसे किया जाता है, बस एक रूल याद रखो। क्या रूल याद रखना है तुम्हें, अगर I + J करने पर, ये रूल याद रखना, तुम्हें पता भी होगा फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर I + J करने पर आंसर even आता है तो वहाँ पर हमें करना है नो चेंज, और अगर I + J करने पर आंसर ऑड आता है तो हमें कर देना है साइन को चेंज। I + J करने पर आंसर इवन आया तो नो चेंज, I + J करने पर आंसर ऑड आया तो साइन चेंज कर देंगे। अब ये I और J क्या है, ये जो नीचे वैल्यूज लिखी है ना तुमने 1 1 1 2 1 3, यही I J होता है। पहली वाली वैल्यू को I बोलते हैं, सेकेंड वाली वैल्यू को J बोलते हैं। तो अब चलो चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है A11, I + J, देखो 1 + 1 2 आ रहा है, 2 इवन है तो मतलब नो चेंज, तो ये -3 यहाँ पर -3 ही लिखा जाएगा, बस इतना ही करना होता है। अब यहाँ पर आते M12 था, इसके बाजू में क्या निकलेगा A12, उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं वरना वो मिक्स हो जाएगा इसके साथ ना। चलो इसको साइड कर दिया, ठीक है। करते हैं यहाँ पर आ जाएगा A12, तो 1 + 2 3 ऑड नंबर है मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो 12 क्या आ जाएगा -12। ऐसे यहाँ पे A13, 1 + 3 4 इवन नंबर है मतलब नो चेंज, तो 6 कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब आ जाएगा A21, तो 2 + 1 3 है, ऑड नंबर है मतलब साइन चेंज, तो 1 क्या बन जाएगा -1। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा A22, 2 + 2 4 इवन नंबर मतलब नो चेंज, तो 3 एज इट इज़ वहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसे वहाँ पर भी करते हैं, ये हो गया M23, तो इसके बाजू में क्या निकलेगा A23, 2 + 3 5 ऑड नंबर मतलब साइन क्या हो जाएगा चेंज। यहाँ पर क्या आ जाएगा A31, 3 + 1 4 इवन नंबर नो चेंज मतलब -11 एज इट इज़, वहाँ पे -11 आ जाएगा। A32, 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 9 क्या लिखा जाएगा वहाँ पे -9। ऐसे यहाँ पर A33, 3 + 3 इवन नंबर होता है, नो चेंज, 1 का 1 ही रहेगा। सिंपल था। जहाँ जहाँ पे I + J करने पर इवन आता है, नो चेंज, ऑड आता है तो साइन को चेंज कर दो और बस तुम्हारा सारा का सारा कोफैक्टर भी निकल के तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें सारे कोफैक्टर्स को एक साथ एक मैट्रिक्स में लिखना होता है। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, कॉफ A। क्या लिखा जाता है उसको, कॉफ A, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। तो एक साथ एक मैट्रिक्स बनाओ और सारे वैल्यूज लिख दो। और कैसे लिखोगे, अरेंजमेंट क्या होती है, सेम 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो चलो देखते हैं क्या क्या वैल्यू मिली है। -3 -12 और 6, तो हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर -3 -12 और 6। देखो 1 1 1 2 1 3 आ गया। फिर आगे चलते हैं, 6 -1 नहीं रुको, माइनस ये हो गया -1 3
और 2। अगला क्या है, -1 3 और 2, 2 1 2 2 2 3, और फिर लास्ट में ये आ जाएगा -11 -9 1, -11 -9 और 1, 3 1 3 2 3 3। समझा? लाइन से सारे कोफैक्टर्स लिख दो और जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ इसे कहेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। और इसके बाद अगले स्टेप में आ जाता है हमारा ADJ A, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकलता है मालूम है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम। तो जैसे ये रो में था ना 3 -12 6, अब एक कॉलम में आ जाएगा -3 -12 और 6। ये रो में था ना, अब एक कॉलम में आ जाएगा -1 3 और 2। ये रो में था ना, अब एक कॉलम में आ जाएगा -11 -9 और 1। और यही है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। मिल गया। हमें क्या बोला था क्वेश्चन में? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, इतना ही करना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम इन्वर्स का क्वेश्चन करने जाओगे तो उसमें एडजॉइंट निकालना ही पड़ता है। एडजॉइंट मेथड का यूज अगर करोगे तो इस पूरे प्रोसेस को याद रखना। पहले माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, और फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स बनानी है कोफैक्टर की, उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट आ जाता है। सिंपल है, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। मार्च 2020 में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। इनवर्स निकालना एडजॉइंट मेथड का यूज करके। तो इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। तो इनवर्स निकालने का पहला स्टेप क्या होता है? पहले तो गिवन जो दिया है मैट्रिक्स उसको लिख लो। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, लिख लेते हैं। क्या दिया है? -3 -1 1 0 0 1 -15 6 और -6। ये लिख लिया तुमने। इसके बाद सेकेंड स्टेप इज इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो हम लिखते हैं देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये पूरा डिटर्मिनेंट में आ जाएगा -3 0 -15 -1 0 6 1 1 -6। कैसे सॉल्व किया जाता है डिटर्मिनेंट? तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा कि पहले ये वाला एलिमेंट लिख देते हैं, फिर एक ब्रैकेट बनता है। ये वाला एलिमेंट लिखा ना तुमने, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये बच्चा इसको सॉल्व करो। तो 0 इंटू -6 कितना हो जाएगा? 0 -6 1 ज़ा 6 हो गया। फिर बीच में एक माइनस आता है और माइनस के बाद ये सेकेंड वाला एलिमेंट लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे? -1, और फिर एक ब्रैकेट बनता है। तो उसमें ये गायब हो जाता है, ये गायब हो जाता है, बचा ये और ये। इसको सॉल्व करो। -6 इंटू 0 0, फिर -15 1 ज़ा कितना हो जाएगा? -15। देखो ना, 1 इंटू -15 -15 आएगा। ऑलरेडी एक माइनस है तो क्या हो गया? +15। फिर प्लस आता है, थर्ड वाला एलिमेंट लिखा जाता है, फिर एक ब्रैकेट बनता है। तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बचा ये इतना। तो 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 15 0, तो 0 -0। मुझे पता है तुम्हें ऑलरेडी सॉल्व करने आता होगा, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसको देखो, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? -3। 0 -6 कितना हो जाएगा? -6। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1। 0 + 15 कितना हो जाएगा? 15 +1, और 0 - 0 कितना हो जाएगा? 0। तो देखो 3 6 = 18, माइनस माइनस प्लस 18 हो गया। 1 15 सा कितना हो गया? 15। 1 0 सा कितना हो गया? 0। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 33। और 0 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया? 0। अगर मॉड ऑफ ए हमारा मॉड ऑफ ए कितना आ गया? 33। अगर हमारा मॉड ऑफ ए 0 आ जाए तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आती है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है, तो इन्वर्स निकाला ही नहीं जा सकता, और ऐसा कभी होता नहीं है। हम यहाँ पर लिखते हैं इसके बाद में, देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करता है ए इनवर्स, निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आई है। ठीक है, 0 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। पर ऐसा कभी भी होता नहीं है, कुछ ना कुछ नंबर ही यहाँ पर आता है। तो ये स्टेप याद रखना कि ऐसा लिखना है। इसके बाद क्या करोगे मालूम है? एडजॉइंट निकालोगे, और एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस क्या है? माइनर, कोफैक्टर, कॉफ ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें प्रोसेस बहुत डिटेल में बताया, अभी फिर से उतना टाइम लगा के सॉल्व करना नहीं है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, ये देखो फटाफट पॉज करो स्क्रीन को और अच्छे से देख लो। मैंने सारे माइनस निकाल दिए हैं इस वाले मैट्रिक्स के लिए।
एक बार माइनर निकल गया, कोफैक्टर भी सब निकाल दिया इस वाले मैट्रिक्स के लिए, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बना दिया और एडजॉइंट मैट्रिक्स भी मैंने बना दिया। ये प्रोसेस सेम रहने वाला है, तो जैसे पिछली बार किए थे। तो इसका एडजॉइंट आ गया, एक बार एडजॉइंट आ गया तो अगला स्टेप आता है हमें ए इनवर्स निकालना था ना, तो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो लिखते हैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी 33 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा -6 0 -1 -15 33 3 0 33 और 0 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, या तो तुम इसको इधर ही छोड़ दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मतलब आंसर आ गया, यही तुम्हारा आंसर है फाइनल। या तो एक और काम कर सकते हो कि जो 1/33 बाहर है ना, इसको अंदर भेज दो, ये एक स्टेप भी किया जा सकता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/33 बाहर है, अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो सबके अपॉन में 33 आ जाएगा। तो -6 के अपॉन में कितना आ गया 33, 0 के अपॉन में कितना आ गया 33, -1 के अपॉन में कितना आ गया 33, -15 अपॉन में कितना आ गया 33, 33 के अपॉन में कितना आ गया 33, 3 के अपॉन में कितना आ गया 33, 0 के अपॉन में कितना आ गया 33, 33 के अपॉन में 33 और 0 के अपॉन में 33, सबके अपॉन में 33 चला जाएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ कैंसिल आउट होने वाला है नहीं होने वाला, तो एज इट इज होने वाला है, दोनों 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 11 ज़ा 33, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 अपॉन में 11। यहाँ पर 0 के साथ कुछ भी जाएगा तो 0 ही आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल होने वाला है, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पर दोनों 3 के टेबल में है ना, तो देखो 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 11 ज़ा 33 होता है, तो -5 अपॉन 11। ये देखो दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा क्योंकि सेम ही है दोनों। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 11 ज़ा 33, तो 1/33। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी गया 0, दोनों सेम ही है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 के साथ कुछ भी गया तो 0, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर ही छोड़ दो और तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई तुम्हारा आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा अगर तुम यहाँ पर छोड़ोगे, क्योंकि ये भी करेक्ट आंसर है। तुम चाहते हो उसको अंदर भेजना, सिंप्लीफाई करना तो करो, यहाँ पे भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। सिंपल था, आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वही दे दिया, देखो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमें मैट्रिक्स दिया है और बाय कौन सा मेथड, एडजॉइंट मेथड। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले नाम दे देते हैं मैट्रिक्स का, क्या नाम दे दिया है, ए, क्या दिया हुआ है 3 -1 2 और -1। जो मैंने स्टेप्स बताया अभी भी वही करना है। क्या क्या स्टेप था, पहले डिटर्मिनेंट निकालो, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 2 -1 -1, सॉल्व करो इसको। 3 1 ज़ा 3 माइनस है ना, तो -3 आएगा, बीच में माइनस, 2 1 ज़ा 2 माइनस है ना, तो क्या आ जाएगा -2, -3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, -3 + 2 कितना हो जाएगा -1। ये लो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई। एक बार ये निकल जाए तो क्या लिखना होता है कि देयरफॉर मॉड ऑफ ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हमें लिखना पड़ता है क्योंकि 0 आएगा तो आंसर नहीं निकलेगा, तो हम बताते हैं कि भाई 0 नहीं आया, आंसर निकल सकता है। फिर क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस तुम्हें पता है, माइनर, कोफैक्टर। तो चलो माइनर निकाल लेते फटाफट। ये छोटा था इसलिए मैंने ऑलरेडी निकाल के नहीं रखा है। M11 M12 M21 और M22, सिर्फ 4 ही निकलेंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2, क्योंकि 4 ही एलिमेंट्स हैं अंदर। तो चलो देखते हैं कैसे निकल रहा है माइनर। पहले M11 निकालना है, तो देखो ये रहा 1 1, मतलब इसके लिए निकालना है, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अरे एक ही नंबर बचा -1, मतलब कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, एज इट इज़ लिख देना है। कितना आ गया -1। M12 निकालोगे तो 1 2 कौन सा है, ये रहा, तो ये गायब, बचा क्या 2, एक ही नंबर बच ही रहा है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, M21 निकालोगे तो ये रहा 2 1, तो ये छोड़ दो, क्या बचा -1, आंसर कितना आ जाएगा -1, सिंपल है। जब M22 निकालोगे मतलब ये, तो ये छोड़ दोगे, बचा क्या 3, तो आंसर भी कितना आ जाएगा 3, सिंपल है। M22 कितना आ जाएगा 3, आसान है। फिर कोफैक्टर निकालो बाजू में, A11 1 + 1 2, इवन नंबर मतलब नो चेंज, A12 1 + 2 3, ऑड नंबर मतलब साइन क्या हो गया चेंज,
A21 2 + 1 3 ऑड नंबर मतलब साइन चेंज, A22 2 + 2 4 इवन नंबर मतलब नो चेंज, ठीक है। कोफैक्टर भी निकल गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दो, तो देयरफॉर कॉफ A ऐसे लिखेंगे ना 1 1 1 2 2 1 2 2, तो -1 -2 -2 1 सॉरी 1 और 3, ठीक है, हो गया। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलता है, ट्रांसपोज कर दो, तो ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम, लो ये भी हो गया। और उसके बाद फाइनल इन्वर्स का फॉर्मूला, तो नाउ हमें पता है कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला है मॉड ऑफ 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, -1। एडजॉइंट क्या आ गया, ये रहा -1 1 -2 और 3, हो गया, आसान है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो 1/-1 है इसको अंदर भेज सकता हूँ। देखो 1/1 मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर वैल्यू सिर्फ एक चीज़ की, किसकी, माइनस की। माइनस अंदर जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आसान है, छीन दिए। 2/2 आया तो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे उसको, और 3/3 भी मुश्किल नहीं है। एक और क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है इन्वर्स से, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से देखना। ये एक्टिविटी में पूछा गया, पहली बात तो देखो ये किधर पूछा है, एक्टिविटी में। अब एक्टिविटी में क्या होता है, एक ब्लैंक सॉल्व करने के तुम्हें 1 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 4 मार्क्स का एक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे ब्लैंक कहाँ कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, 1 2 3 4 ब्लैंक दिए और तुम्हें 4 मार्क्स मिलेगा, सब पे 1 मार्क्स। तो देखते हैं किधर पहला ब्लैंक दिया। पहला ब्लैंक दिया यहाँ पर a इंटू बी, मतलब कि a और b को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा a और b को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ना, ये देखो a मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर, b मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर, यहाँ पे उसने किया भी a इंटू बी, मतलब a इंटू बी कर रहा है, लिखा है पर सॉल्व नहीं किया है। सॉल्व हमें करना है, आंसर हमें लिखना है। तो चलो करते हैं फटाफट। 4 3 2 -1 2 0, ये a है, 1 2 -1 0 1 -2, ये b है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, ये बाद में लिखते हैं, ठीक है, कैसे आंसर आएगा वो बाद में लिखते हैं। रो बाय कॉलम, तो ये रो कॉलम, 4 1 ज़ा 4 3 1 2 -1 -3 2 1 ज़ा 2, ख़त्म हो गया। फिर ये रो कॉलम, 4 2 ज़ा 8 3 इंटू 0 0 2 इंटू -2 -4, ख़त्म। उसके बाद ये रो के लिए कोई कॉलम बचा ही नहीं है। अब अगला रो अगला कॉलम, तो -1 1 ज़ा -1 2 इंटू -1 -2 0 इंटू 1 0। फिर ये रो ये कॉलम, तो 1 इंटू -2 2 इंटू 0 0 और फिर 0 इंटू -2 0। लो हो गया, सॉल्व करते हैं इसको। कितना आ गया देखो, 4 -3 1 1 + 2 3, ये कितना हो जाएगा -3 8 -4 4 -2 और बाकी तो 0 0, मिल गया हमें आंसर। यहाँ पर लिख दोगे आंसर, तुम लोग क्या लिख दोगे आंसर में, 3 4 -3 -2, काम हो गया। लिखेंगे कैसे, अच्छा एग्जाम में लिखेंगे कैसे वो भी बता रहा हूँ मैं, लाइन से ऐसे लिखना, तो पहले ये लिखना फिर ये लिखना फिर ये लिखना, और यहाँ पर अगर तुम चाहो तो पूरा सॉल्व करके आंसर लिखो और उस पर वो बॉक्स बना दो, ऐसे ऐसे बॉक्स बना दो चाहो तो, ठीक है। नहीं तो चाहो तो डायरेक्टली इसके बाद कहीं रफ में सॉल्व करो और यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दो, आंसर लिख दो। लेकिन तुम्हें लिखना पूरा है, एग्जाम के अंदर है ना, पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो ये आंसर मिल गया, इसका 1 मार्क्स हमें मिल गया, ठीक है। अगला क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अरे ये मिल गया तो इसका डिटर्मिनेंट कितनी आसानी से मिल जाएगा, ये ए बी है, डिटर्मिनेंट कर दो चलो। तो 3 -3 4 और -2, पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों, 3 2 ज़ा 6 माइनस है इसलिए -6 आ जाएगा, बीच में माइनस रहता ही है। 3 4 ज़ा 12 माइनस है तो क्या आ जाएगा -12, तो -6 माइनस प्लस 12, आंसर कितना आ जाएगा 6। ये लो, इसका भी 1 मार्क्स मिल गया, सिंपल है, ठीक है। अगला क्या दिया है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए बताना। अरे एडजॉइंट निकालने के लिए तो माइनर कोफैक्टर सब निकालना पड़ता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो माइनर ऑलरेडी निकाला हुआ है, कोफैक्टर भी ऑलरेडी निकाला हुआ है, और कॉफ ऑफ ए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है ना वो भी ऑलरेडी दी है।
तो हमें एडजॉइंट कैसे मिलेगा? को फैक्टर का ट्रांसपोज करके। तो देखो को फैक्टर में क्या दिया, -2 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो को फैक्टर में क्या दिया हुआ है, -2 3 -4 और 3। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा? इसका ट्रांसपोज कर दो, रो का कॉलम बना दिया, रो का कॉलम बना दिया, ये मिल गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। मतलब इसका भी 1 मार्क्स हमें मिल गया। एकदम फाइनल स्टेप आता है, हमें क्या निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है। अब ए इन्वर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये सारे हमें ऑलरेडी पता है, 1/, यहाँ पे देखो यहाँ पे गलत लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सब कुछ ए नहीं है, ये ए बी है, ए बी इन्वर्स है, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बस, ठीक है। तो 1/mod ऑफ ए बी की वैल्यू किधर है, ये रही, कितनी आई थी 6। तो देखो ना ए इन्वर्स 1/mod ऑफ ए बी कितना है 6 है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने अभी यहाँ पे निकाला एडजॉइंट, -2 -4 3 3, -2 -4 3 3, ये आ गया हमारा ए बी इन्वर्स। ये क्या आ गया हमारा ए बी इन्वर्स। काम खत्म, इजी था, ये लियो, मिल गया तुम्हें इसका भी 1 मार्क्स। समझा तुम लोगों को? सिर्फ तुम्हें उन ब्लैंक्स को सॉल्व करना और तुम्हारा काम हो जाएगा। थोड़ा खिचड़ी बना दिया मैंने, पर आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। देखो यार वही इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स दिया, एडजॉइंट मेथड से निकालना है, तो वापस से इसमें टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है। चाहिए तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और देखो कैसे सॉल्व किया है। मैट्रिक्स लिखा, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, वैल्यू आ गई 40, नॉट इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स एक्स, सिंपल है। फिर सबका माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए, पॉज करो, कैलकुलेट करके देख लो खुद ही सही है कि गलत है। फिर कॉफ ए निकाला, एडजॉइंट ए निकाला, काम खत्म हो गया। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज में पुट कर दी, ए इनवर्स मिल गया, इजी था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड डन, वो वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, विच इज सॉल्यूशन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस निकालना। इक्वेशंस दिए रहते हैं, उसमें से x, y, z की वैल्यूज हमें क्या करनी है, निकालनी है, लेकिन मैट्रिसेस यूज करके, मैट्रिक्स का यूज करके। ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन देखोगे, देखो लिखा है मार्च 2023 में पूछा गया था। सॉल्व करते हैं इसको, बोला है सॉल्व करो बाय रिडक्शन मेथड, ठीक है। इसमें भी 2 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, एक इन्वर्जन मेथड होता है, एक रिडक्शन मेथड होता है। एग्जाम में दोनों ही पूछा जाता है। तो पहले हमें रिडक्शन का क्वेश्चन पूछा था मार्च 2023 में, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करोगे, लिखोगे गिवन इक्वेशंस, सारे इक्वेशंस लिख लो, x + 2y + z = 8, 2x + 3y - z = 11 और 3x - y - 2z = 5। उसके बाद एक बार तुम्हारा काम हो जाए इक्वेशन लिख के, तो लिखो इन मैट्रिक्स फॉर्म। कौन से फॉर्म में डालोगे, मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे बनता है ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स बनेगी बड़ी सी 3/3 की, इसमें वैल्यूज कौन से आएंगी मालूम है, जितने भी x, y और z है उनके कोएफिशिएंट यानी उनके बाजू वाला नंबर। यहाँ पे x के बाजू में कुछ नहीं यानी 1 है, 1 आ गया। x के बाजू में क्या है, 2 है। x के बाजू में क्या है, 3 है। y के बाजू में क्या है, 2। y के बाजू में क्या है, 3। y के बाजू में कुछ नहीं यानी 1 और माइनस भी है साथ में, तो -1। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं यानी 1, क्या है, कुछ नहीं यानी 1 और माइनस भी है ना, तो -1। यहाँ पे क्या है, -2। जब कोएफिशिएंट लिखना तो ध्यान देना कि प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस लिखना ज़रूरी है। तो 1 2 3 1 2 3 एकदम साफ, जैसा दिख रहा है वैसा लिख दो। 2 3 -1 -1 2 3 -1 1 -1 -2, तो 1 -1 -2 हो गया, सिंपल था। फिर इसके जस्ट बाजू में एक और मैट्रिक्स बनेगा, इसमें लिखा जाएगा x, y और z, सिर्फ इतना ही होगा। फिर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में एक और मैट्रिक्स जिसमें ये तीनों लिखे जाएंगे, 8 11 5। समझा तुम्हें पहले पूरे क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में लिखना है। एक बार तुमने लिख लिया, उसके बाद अगला स्टेप आता है, यार ना कौन सा मेथड है ये, रिडक्शन मेथड है। तो रिडक्शन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो अगर तुम्हें नॉइस आ रही है बैकग्राउंड में से तो रियली सॉरी, उसके लिए बाहर थोड़ा सा सेलिब्रेशन चालू है, ठीक है। चलो तो अब इसको कैसे सॉल्व करते ध्यान से सुनना।
तुमने ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सुना होगा। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर या फिर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। समझाता हूँ मैं तुम्हें। मान लो ये मैट्रिक्स है, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 0 0 0। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये डायगोनल है, और डायगोनल के नीचे देखो ना, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, डायगोनल के नीचे सारे जीरो हैं। इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और हमें क्या करना है मालूम है? इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है और बना देना है एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब हमें इसको जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको भी जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इन तीनों को जीरो बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कभी भी इन दोनों को जीरो बनाना, इसको नहीं, इन दोनों को जीरो बनाओ, पहला स्टेप है। तो देखो इन दोनों को कैसे जीरो बनाऊंगा मैं? ये कौन से रो में है? सेकेंड रो में, तो R2 में चेंजेस करने, मैं रेड मार्कर का इसको। तो कौन से रो में? सेकेंड रो में, तो R2 में चेंजेस करने। ये कौन से रो में? थर्ड रो में है, तो R3 में चेंजेस करने। अब R2 में क्या चेंजेस करोगे वो भी देखो। इसको तुम्हें जीरो बनाना है, जीरो, तो ये ऑलरेडी 2 है, R2, ये कौन सी वैल्यू हो गई? 2। अगर इसको जीरो बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा कितना? 2, 2 - 2 तो जीरो होगा ना। तो मैं इसमें से माइनस कर दूं अगर R1 को, किसको माइनस कर दूं? R1। कभी भी माइनस में उसी को लिखना जिसको तुम नहीं चेंज कर रहे हो। तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो मैं किसको लिखूंगा? इसको, R2 माइनस R1। लेकिन क्या ये जीरो बना? नहीं बना ना। 2 - 1 तो 1 होता है, जीरो बनाना है। तो एक काम करता हूँ, ये 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया। ये 2 × R1, तो 2 × 1 = 2, अब 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। हो गया हमारा काम। ऐसे R3 में करना है। ये 3 है, माइनस R1 करूंगा, लेकिन 3 - 1 थोड़ी जीरो होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 माइनस ये 1 3 = 3, 3 - 3 0, खत्म। ईजी था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी तुमने सीख रखा होगा, मैं सिर्फ पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। चलो अब अप्लाई करते हैं उसको फटाफट। R2 R3 में चेंजेस है, R1 कॉपी पेस्ट कर दो। जिसमें चेंजेस होते हैं उसको छोड़ के बाकी सबको कॉपी पेस्ट कर देने का। R2 R3 छोड़ के मैंने सब कॉपी पेस्ट कर दिया। अब R2 में क्या चेंज है? R2 - 2 R1, 2 - 2 1 = 0, 2 - 2 1 = 2, यानी 2 - 2 0, 3 - 2 2 = 4, 3 - 2 2 = 4, यानी -1। फिर यहाँ पे -1 माइनस 2 1 सा कितना हो जाएगा? 2, तो -1 - 2 कितना आ जाएगा? -3। यहाँ पे आ गया -3, सिंपल। ऐसे अब R3 में क्या है? R3 - 3 R1, तो 3 - 3 1 = 3, 0। फिर -1 माइनस 3 2 = 6, तो -1 - 6 कितना हो जाएगा? -7। फिर ऐसे ही -2 माइनस 3 1 = कितना हो जाएगा? 3, तो -5। यहाँ पे कितना आ गया? -5। सिंपल था, हमने सॉल्व कर दिया। ऐसे सेम उस साइड भी करेंगे। R2 - 2 R1, R2 यानी 11, -2 R1 यानी 8। खुद देख लो, 11 - 2 8 = 16, यानी कि -5, ठीक है। फिर उसके बाद R3 यानी 5 -3 R1, 3 R1, 5 - 2 8 3 8 = 24, यानी कि हो जाएगा -19। तो यहाँ पे आ गया -19, सिंपल। एक बार ये सॉल्व हो गया, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। अपर ट्राइंगुलर के लिए अब एक काम बच गया, इसको जीरो बनाना है। अब इसको कैसे जीरो बनाओगे? किसी का भी यूज़ कर सकते हो, R2 का भी और R3 का भी। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा R2 का यूज़ करना। तो मैं लिखता हूँ, ये R3 में है और मुझे R3 माइनस R2 का यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं R3 माइनस R2 कर दूँ तो हो जाएगा -7 माइनस और -1, विच विल बी इक्वल्स टू -7 + 1, विच विल बी इक्वल्स टू -6। जीरो नहीं आने वाला है, तो जीरो लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, ये 7 इसको भी 7 बना देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ R2 को। तो इस बार ये क्या हो जाएगा? इस बार ये कुछ ऐसा दिखेगा कि -7 है, उसमें मैं माइनस कर रहा हूँ ये, लेकिन इसको ऑलरेडी मैंने -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -7, ये माइनस माइनस प्लस, 7 1 = 7, -7 + 7 कितना हो जाएगा? 0। समझा? ये भी -7, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी -7, और जब -7 को तो माइनस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ईजी था, तो चलो करते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया, R3 में चेंज होने वाला है, तो R1 कॉपी पेस्ट, R2
कॉपी पेस्ट, एक्स वाई और जेड, उस साइड में भी R1 R2 कॉपी पेस्ट। तो R3 माइनस 7 R1, R3 यानी 0 माइनस 7 R2, तो 0 0 0 ही रहने वाला है। R3 यानी माइनस, ये तो मुझे पता है सॉल्व करने पे 0 आने वाला है। R3 यानी -5 माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना R2 को, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 यानी -3 को। तो देखते हैं -5 माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, 21 माइनस 5 कितना हो जाता है 16। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, आसान है। उस साइड देखते हैं, R3 यानी -19 माइनस 7 R2 यानी -5। तो देखो -19 तो एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35, 35 में से -19 करो कितना आएगा, 35 में से 10 माइनस करो 25, 25 में से 9 निकाला तो 16 बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, सिंपल है। और बस हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन के तैयार है। एक बार ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, देखो ना डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो गए, उसके बाद तुम इन मैट्रिक्स को एक्सपांड कर दोगे। एक्सपांड कैसे करते हैं देखो जरा ध्यान से, ये पूरा इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो 1x 2y 1z इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एनीथिंग गायब हो जाता है, तो 0 इंटू एक्स, एक्स गायब हो गया, -1 इंटू वाई यानी -y, -3 इंटू जेड यानी -3z, कितना आ गया -5। अब ऐसे लास्ट में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0x गायब, 0y गायब, 16z इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16। ऐसे तुम्हें 3 इक्वेशंस मिलेंगे हर बार, और हर बार तुम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे लास्ट में से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है। 16 को उधर भेज दिया, अपॉन 16 कैंसिल आउट होके 1, ये लो मिल गई z की वैल्यू। एक बार वहाँ पे z की वैल्यू मिली, उसको यहाँ पर पुट करो, y की वैल्यू मिल जाएगी, तो -y -3 z की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू -5, तो -5 3 1 ज़ा 3 -5, ये जो -3 है इसको इधर से उधर भेज देता हूँ, तो -y इज इक्वल्स टू -5 ऑलरेडी वहाँ पे -3 यहाँ से जाके +3 हो गया, कितना आ गया -2 बचा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ठीक है, मिल गया y की वैल्यू। अब उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो x + 2, y की वैल्यू है 2 प्लस z की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 8, x + 2 2 ज़ा 4 + 1 इज इक्वल्स टू 8, x + 5 इज इक्वल्स टू 8, 5 को वहाँ पर भेज दो, तो 8 - 5 x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3, और हमें वैल्यू मिल गई 3 2 1 x y z। समझा तुम्हें, आसान था। मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, जो अपना पहला वाला मैट्रिक्स था उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, एक्सपांड किया, सॉल्व किया, एक्स वाई जेड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है सेम, क्या दिया हुआ है देखो, जुलाई 2023 में पूछा गया था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मेथड अप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, देखो तीनों इक्वेशन दिए हैं, पहले गिवन इक्वेशन लिख दो, मैंने बताया था अभी, फिर मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, ऐसे बना दिया तुमने, इसके आगे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो किसमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को 0 बनाना है, यानी ये R2 और ये किसमें R3 में। ठीक है, तो चलो R2 को कैसे 0 बनाऊंगा, R2 - R1 कर देता हूँ, चलो, लेकिन ये तो 2 - 1 हुआ, 0 हुआ क्या, नहीं, तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R2 - 2 R1, 2 - 2, अब 0 बन गया। ऐसे R3 में, ये तो R3 ऑलरेडी 1 है और R1 भी ऑलरेडी 1 है, तो R3 - R1 सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी 1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। R3 में सिर्फ चेंजेस होने वाले, सॉरी R3 और R2 में, तो R1 कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पर x y और z, यहाँ पर भी R1 को कर दिया कॉपी पेस्ट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, R2 में देखो, R2 - 2 R1, तो 2 - 2 1 ज़ा 2 0, 3 - 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 यानी कि 1, 2 - 2 1 ज़ा 2, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर भी कर दो, 2 - 2 1 ज़ा 2 0, हो गया हमारा काम। अब नीचे R3 में करते हैं, R3 - R1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 4 - 1 3, हो गया। अब अगला स्टेप क्या था हमारा, हमें इसको 0 बनाना होता था, लेकिन ये तो ऑलरेडी 0 बन चुका है, तो हमें कोई अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं, हम सीधे तीनों को, जो भी हमारा मैट्राइसिस है उसको एक्सपांड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1x 1y 1z, तो x + y + z इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। ठीक है,
फिर हमें क्या मिलेगा 0x मतलब x गायब हो गया, 1y और 0z यानी z गायब हो गया, तो सिर्फ y बचा। इक्वल्स टू साइड में क्या है 0 है, और यहाँ पर इसको देखो 0x x गायब, 0y y गायब, 1z तो z बचा। उस साइड में क्या दिया है 3, डायरेक्टली मिल गया, z की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। अब z और y यहाँ पर पुट कर दो तो x प्लस वाई की वैल्यू 0, z की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 1, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 x इज इक्वल्स टू माइनस 2। लो आंसर मिल गया हमें, आसान है, तीनों की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही सॉल्व करना है बस। इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और तुम नहीं सॉल्व कर पाते हो। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व करना इक्वेशंस को, लेकिन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, रिडक्शन मेथड नहीं, इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड अलग तरीके से होता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहले तो स्टार्टिंग का स्टेप सेम होगा, पहले गिवन इक्वेशंस लिखना है, तो मैंने सारे इक्वेशंस उठाए यहाँ पे लिख लिए। फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में डालना है, तो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर उसको डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इन्वर्जन मेथड में हम लोग ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है बड़ा वाला, इसको मान लेते हैं a। ये जो एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स है इसको मान लेते हैं x, और उस साइड में जो राइट हैंड साइड में उसको क्या मान लेते हैं b। तो इक्वेशन बन जाता है ax इक्वल्स टू b। और फिर हम इसमें लिखते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई चीज आगे आके मल्टीप्लाई होगी। तो ये a और x है, इसके स्टार्टिंग में आगे आके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इनवर्स। a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया ना, ये b है, b के स्टार्टिंग में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इनवर्स, यार है ना, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो दो चीज़ें दिख रही है, a इनवर्स इंटू a। जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो बन जाता है i। तो a इनवर्स इंटू a क्या बन जाएगा, i, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब i यानी कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। i किसके बराबर होता है, 1 के। और 1 इंटू एनीथिंग, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 किसी के साथ जाता है तो गायब हो जाता है। वैसे i भी जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो i गायब हो जाता है। तो i इंटू एक्स क्या बचा, सिर्फ x, और साइड क्या है, a इनवर्स इंटू b। किसी भी इन्वर्जन मेथड वाले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें इक्वेशंस लिखने, मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, और फिर ये इतना पार्ट ना हर क्वेश्चन में सेम रहने वाला है। ये लिखा, इसको प्री मल्टीप्लाई किया, ये आया और ये आ गया। और यहाँ पे हमें मिला एक फॉर्मूला, क्या मिला, x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, x क्या है हमारा, देखो ये x y z, इसी को x माने थे ना, मतलब अगर हमें x y z निकालना है तो उसका फॉर्मूला मिल गया है, a इनवर्स इंटू b करना पड़ेगा। अब इसमें देखो दिक्कत क्या है मालूम है, कि b हमें ऑलरेडी पता होता है, लेकिन a इनवर्स हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। और तो हम a इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमें a मिला हुआ है क्या, हाँ, ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसी को हमने क्या माना था, a। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे ऐसे छोड़ेंगे मतलब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और क्या फाइंड आउट करेंगे, a इनवर्स। तो मैं लिखता हूँ टू फाइंड a इनवर्स। अब a इनवर्स निकालेंगे, और निकालने का तरीका क्या है, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, एडजॉइंट या ट्रांसफॉर्मेशन, जो चाहिए वो करो, a इनवर्स निकालना है तुम्हें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, a इनवर्स कैसे निकालते हो तुमने ऑलरेडी देख लिया है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर a इनवर्स निकाल के रखा हुआ है। तो टू फाइंड a इनवर्स, तुम लोग a लिखोगे वहाँ से, फिर मॉड ऑफ a निकाला, वैल्यू आ गई 4 नॉट इक्वल्स टू 0, a इनवर्स एक्सिस्ट। फिर क्या करोगे, सबके माइनरों को फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है, पॉज करो देख लो, फिर एडजॉइंट निकल गया, और फिर फॉर्मूले में डाल के निकल गया a इनवर्स। ये तुम्हें पूरा वहाँ पे निकालना है, ठीक है, मैंने सिर्फ ऑलरेडी इसलिए लिख के रखा ताकि टाइम बचे, एक ही प्रोसेस बार बार करवा के मतलब नहीं है। और एक बार a इनवर्स आ गया, अब इसको देखो जरा, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, 1/4 सारे 2 है यहाँ पे, -2, देखो 0 2 2, चलो देख लेते हैं, धीरे धीरे कॉपी पेस्ट करते हैं, इतना याद कौन रखेगा। तो पूरा तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, और फाइनली तुम्हें मिल जाएगा a इनवर्स कितना, 1/4, यहाँ पे दिया है 0 2 2, ठीक है, फिर 2 - 2 0, 2 - 2 0, और फिर क्या है 2 0 - 2, तो 2 0 - 2, ये मिल गया हमें हमारा a इनवर्स। तुम्हें पूरा यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। और एक बार ये मिल गया, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो नाउ हम लोग लिखेंगे, नाउ x इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला आया था, a इनवर्स इंटू b। तो x इज इक्वल्स टू, a इनवर्स की वैल्यू मिल गई, ये लोग कॉपी पेस्ट कर दो, 1/4, फिर 0 2 2, 2 - 2 0,
2 0 माइनस 2 इंटू बी, बी किधर है हमारा, ऊपर ही था। बी कौन सा होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है, तो 1 2 3, बी में क्या मिला था हम लोगों को 1 2 3, तो अगर मैं बी में लिख देता हूँ 1 2 और 3। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 1/4 दिख रहा है इसको एज इट इज़ रखना है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है ना, इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही नॉर्मल करो, रो बाय कॉलम। तो रो बाय कॉलम, 0 1 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक। अब इस रो के पास आगे कोई कॉलम नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट रो पर आएंगे और आंसर में भी नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे। तो ये रो ये कॉलम, 2 1 ज़ा 2, -2 इंटू 2 -4, 0 3 ज़ा 0। फिर ये रो ये कॉलम, 2 1 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0, और फिर -2 इंटू 3 -6, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास बचा x इज इक्वल्स टू ये 1/4, अंदर सॉल्व करता हूँ, 4 + 6 10, 2 - 4 -2, 2 - 6 -4, 1/4 बाहर है, अंदर भेज दो, सबके साथ चला जाएगा, तो सबके अपॉन में 4 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10/4, यहाँ पे आ जाएगा -2/4, यहाँ पे आ जाएगा -4/4। और अगले लाइन में जब मैं देखूँगा तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल्स टू, कैंसल आउट करो, देखो 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो हमें क्या मिला 5/2। यहाँ पर मैं देखूँगा तो 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो क्या मिला -1/2। यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ही 4 4 हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस भी था तो क्या आ गया -1। सिंपल है। और बस अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, x मतलब क्या था, x y और z। यहाँ पे मिल गया है 5/2 -1/2 और -1। अब लिख दो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 5/2 किसकी वैल्यू, x की, y की वैल्यू -1/2 और z की वैल्यू -1। सिंपल, निकल गया आंसर। लेकिन पता है इन्वर्जन मेथड में सबसे वाहियात चीज़ मुझे क्या लगती है कि तुम्हें यहाँ पर बीच में पूरा a का इन्वर्स का प्रोसेस लिखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी मच टाइम टेकिंग, बहुत टाइम जाता है उसके अंदर। और रिडक्शन मेथड में बहुत इजीली बहुत कम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब वो तुम्हारे नसीब के ऊपर है कि एग्जाम के अंदर तुम्हें रिडक्शन मेथड आएगा या फिर इन्वर्जन मेथड आएगा, लेकिन ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 2025 के क्वेश्चंस। और मैट्रिसेस में ना 2025 में जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थे और बहुत सारे सेम क्वेश्चंस थे जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने सॉल्व करा दिया है, तो वो दोबारा से सॉल्व नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कौन से साल में आया था और मैंने इस वीडियो में करा रखा है, तुम लोग बस उसको रिफर कर लेना, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को ये है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रू और फॉल्स। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है एंड के इज अ कांस्टेंट और के एक कांस्टेंट है, देन कैन वी से कि ये चीज ट्रू है। क्या लिखा है वहां पर, k इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के और a का ट्रांसपोज, ठीक है। वैसे तो देखो मैं बहुत सिंपली तुम्हें बोल सकता हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये क्या पूछने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, कुछ भी ले लो 1 2 3 4, ठीक है, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम क्या है, कांस्टेंट 4, ठीक है, कांस्टेंट का नाम है k, उसकी वैल्यू इज 4, कुछ भी मान के चलते फिलहाल के लिए। तो एक बार ना हम लोग खुद ये दोनों निकाल कर देखते हैं कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। पहले ये देखो LHS दिया, ये निकालते हैं। क्या दिया हुआ है LHS, k a और उसका ट्रांसपोज। तो k मतलब कितना है 4 इंटू a मतलब ये वाली मैट्रिक्स 1 2 3 4 और पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले मुझे दिखाई दे रहा है, पहले कभी भी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये 4 जो है मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो अंदर सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा
16, वेरी सिंपल। और ऊपर लगा है ट्रांसपोज। अब मुझे दिख रहा है अंदर कुछ सॉल्व करने के लिए बचा नहीं है। अब मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब जो भी रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे, जो भी कॉलम है वो रो बन जाता है, ठीक है। तो ये जो रो था 4 8 अब ये कॉलम में आ जाएगा, ये जो रो था 12 16 अब ये कॉलम में आ जाएगा, और बस मेरा काम हो गया, मेरा LHS मुझे मिल गया। अब एक बार RHS निकालते हैं। RHS क्या दिया हुआ है, RHS दिया है k a के पावर में t, k a के पावर में t। अब आप देखो k का वैल्यू कितना है 4, a क्या दिया हुआ है यही 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन इस बार a के ऊपर क्या लगा है, ट्रांसपोज। अब यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि पहले इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगा, तो पहले मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, बाद में 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 एज इट इज रहेगा, इसका ट्रांसपोज करो तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। एक बार इन दोनों के आंसर्स को कंपेयर करो, सेम दिख रहा है तुम लोगों को, 4 12 8 16, 4 12 8 16। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई कांस्टेंट के ऊपर ट्रांसपोज लगा है, को मतलब कांस्टेंट और मैट्रिक्स दोनों एक साथ ब्रैकेट में ऊपर ट्रांसपोज लगा है, तो बहुत इजीली मैं कांस्टेंट को उस ट्रांसपोज वाले ब्रैकेट से बाहर लिख सकता हूं। ये जो गिवन स्टेटमेंट है इट इज ट्रू, तो मैं ऊपर जाऊंगा और लिख दूंगा कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो तुम्हें इतना सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, तुम्हें ये चीज़ सिर्फ याद रखनी है कि ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बस इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइंड XYZ का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब तुम्हें पता है एकदम सेम क्वेश्चन इसी वीडियो में मैंने पीछे सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2022 में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मार्च 2022 में पूरा सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर x-1 की जगह वहाँ पे x+1 दिया था, यहाँ पे y+1 की जगह वहाँ पे y-1 दिया था। एक माइनर सा डिफरेंस है, तो इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर थोड़ा सा अलग आएगा उससे अगर कंपेयर करोगे तो, लेकिन बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे दिया है, तुम सोल्यूशन देख लो, नहीं तो पीछे मैंने सॉल्व करा है वो देखोगे, खुद से सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। 3 इक्वेशंस दिए, मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो के अंदर इन्वर्जन मेथड सॉल्व कराया है, वापस से कराऊंगा, 15-20 मिनट का वीडियो एक्सटेंड हो जाएगा और सेंस नहीं बनता है बार बार एक ही मेथड करा के। बस यहाँ पे इक्वेशंस अलग है तो नंबर्स बदल जाएंगे, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे इन्वर्जन मेथड किया जाता है। तुम्हारे सामने मैंने सोल्यूशन भी दे दिया है, तुम खुद से पहले सॉल्व करना, बाद में सोल्यूशन से एक बार मैच कर लेना कि आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो पूरा सोल्यूशन, मैं सामने से हट जा रहा हूँ, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर हम लोग आ गए जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 के पेपर में देखो ये पूछा गया है, क्या लिखा है यहाँ पर, MCQ है, मैट्रिक्स B दिया है और बोला कि इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर तुम्हें नहीं याद है मैं भी समझाता हूँ क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन हमें यहाँ पे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ P। मुझे किसकी वैल्यू निकालने बोला, P की वैल्यू निकालने बोला। मैं समझाता हूँ पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मान लो एक मैट्रिक्स है, जैसे B दिया है ना, मान लो एक मैट्रिक्स है B और तुमने फिर B का ट्रांसपोज कर दिया, तुमने B का ट्रांसपोज कर दिया, तो अगर ये B और B का ट्रांसपोज दोनों सेम आ गए, जो B मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज था, दोनों क्या है, सेम है, मतलब दोनों में नंबर सेम दिख रहे हैं लेकिन साइन अपोजिट दिख रही है। अगर यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे -2, यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे -3, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, कि दोनों की साइंस क्या है, अपोजिट है। तो ये जो केस है इसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। और याद रखना अगर B और BT बिल्कुल सेम आए, साइन भी अपोजिट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। दोनों एकदम सेम है तो सिमेट्रिक, सेम है पर साइन अलग है तो स्क्यू सिमेट्रिक। फिलहाल के लिए क्वेश्चन में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बोला है कि वो जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ B मैट्रिक्स किधर दिया, देखो ये रहा 0 3 1 -3 0 -4 P 4 0, यहाँ पर माइनस, और B का ट्रांसपोज क्या होता है, रो का कॉलम, तो रो का कॉलम, रो का
कॉलम और इस भी रो का कॉलम। बस मैं इसको सॉल्व कर दूंगा और मुझे पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे सब कुछ सही है, इधर जो माइनस है ना पहले इसको अंदर भेजना पड़ेगा। तो चलो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, 0 3 1 -3 0 -4 P 4 0। ये जो माइनस है इसको अंदर जैसे भेजूंगा सबका साइन चेंज होगा। तो 0 का याद रखना, 0 पे माइनस प्लस का कोई फर्क पड़ता नहीं, 0 का खुद का कोई सिंबल नहीं होता। ठीक है, बाकी को देखते हैं, -3 +3, ये +P -P, ये -3 हो जाएगा, ये -4, ये -1 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी, बहुत आसान था। अब मुझे दिख रहा है इस साइड एक मैट्रिक्स है, उस साइड एक मैट्रिक्स है, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है तो इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उसके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। कंपेयर करके देखो तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पर लिखा है P और ठीक इसी जगह पे वहाँ पे क्या लिखा है -1, मतलब मैं बोल सकता हूँ P की वैल्यू क्या है -1 है। समझे, आसान है। नहीं तो तुम यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे -P लिखा है और ठीक इसी जगह पे 1 लिखा है, तो -P की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू क्या होगी -1। यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो, P की वैल्यू इज -1। क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा आंसर है B, P इज इक्वल्स टू -1। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। अच्छा, क्वेश्चन दिया है, बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है मेरा गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन इसी वीडियो में मैंने सॉल्व करा है, सेम क्वेश्चन, सेम मेथड नहीं, सेम क्वेश्चन, ये इक्वेशंस भी सेम है। ठीक है, ये पूछा गया था मार्च 2023 के अंदर, तुम पीछे जाओगे वीडियो में, सेम क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने करा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस बाय एडजॉइंट मेथड। मैट्रिक्स दिया है, बोला इसका इनवर्स निकालो बाय एडजॉइंट मेथड। तो देखो एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना भी हमने इस वीडियो में बहुत बार सीखा है। सेम मैट्रिक्स का नहीं निकाला है हमने, लेकिन बहुत बार सीखा है। वापस से कराने जाऊंगा, इट इज़ टाइम पास, वीडियो बिना मतलब की लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो तुम लोग पीछे देख लो एडजॉइंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और इसको खुद से सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बस दैट्स इट। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। हमने 2025 तक के मैट्राइसेस के सारे PYQ सॉल्व कर लिया है। आई होप तुम लोगों ने से वीडियो देखा नहीं, वीडियो को समझा, तुम्हें चीज़ें समझ में आई और खुद से बैठो प्रैक्टिस करो। ऐसा एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले साल के बोर्ड पेपर में आ चुका है और तुम्हें सॉल्व करने नहीं आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। थैंक यू एवरीवन।